तो चैलेंजेस फिल्म की ये है, क्यों आज मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर पैटर्न पे फिल्म नहीं है और रेगुलर पैटर्न पे मैंने इस फिल्म का रिलीज भी प्लान नहीं किया है। ऑलरेडी मेरी ओटीटी से बात चल रही है इसके बारे में, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस फिल्म। पहला प्रीव्यू हमने बाइक राइडर्स के साथ किया यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। काफी अच्छी गैदरिंग थी, एक रिस्पॉन्स लेना था बिकॉज फिल्म राइडर्स के लाइफ पे बनी थी और 3-4 चीजें बहुत स्ट्रांगली कैरी करती है फिल्म। एक तो एंटी ड्रग्स मूवमेंट बहुत स्ट्रांगली कैरी करती है फिल्म, मतलब पैरेलल थॉट है फिल्म का। और दूसरा, इसका जो पूरा लोकेशन है फिल्म का वो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है। हमने दिल्ली से लेकर के स्पीति वैली तक 1400 किलोमीटर की स्पैन में फिल्म शूट हुई है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो है कि इसमें कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो कि प्री एक्टर थे। ये सारे के सारे लोग रियल बाइक राइडर हैं जिन्होंने ये पूरी फिल्म में, और बाइक राइडर के अलावा भी जो भी एक्टर हैं वो रियल लोग हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है इस फिल्म में। तो इस फिल्म की जर्नी अभी आज से हमने स्टार्ट कर दी है। इस कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई हुई है, बट अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं है क्योंकि उसमें टाइम है। तो दिस इज ऑल अबाउट। सर, फिल्म का मकसद क्या था? जी हाँ, फिल्म बेसिकली इसका जो बिगिनिंग थॉट था, इनिशियल स्टेज में मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो मुझे थोड़ा वो बातें इंस्पायर कर रही थी जो बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही ट्रू लेवल पे है। क्योंकि एक इसके पहले मैंने एक फिल्म बनाई है जो दिसंबर में रिलीज होगी, वो द कॉन्सेप्ट मास्टर, वो जर्मन फिल्म है, कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन एक्टर है। तो उस फिल्म को करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक ऐसी फिल्म करनी चाहिए जिसमें बहुत रियलिस्टिक अप्रोच हो। उसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे उन चीजों को एक्सप्लोर करना था जो सिनेमा में कई बार बहुत ही किसी पीछे जो एक्टर होते हैं या स्क्रिप्ट होती है या जो सारी चीजें होती है उसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल है और नॉन लिनियर है, जो रेगुलर सिनेमा से हटके है। बेसिकली यही मकसद था मेरा करने का कि मैं थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा नॉन रियलिस्टिक अप्रोच को हटा के रियलिस्टिक अप्रोच में लेके आऊं। जी, वो तीनों लोग यहाँ पे भी हैं, 3 फीमेल हैं, डिम्पल, साहिबा एंड मौली। इन लोगों ने 3 फीमेल्स हैं और 9 मेल हैं। तो ये बाइकर थे, इन्होंने क्या पहले ही प्रशिक्षण लिया हुआ था या फिल्म? नहीं, ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन घटा हुआ था। ये कहानी थी मेरे मन में, जिस कहानी को शूट करने के लिए मुझे बहुत रियल लोगों की जरूरत थी। तो मैंने कन्वर्सेशन शुरू किया, बहुत सारे राइडर से बात हुई हमारी, और बात करते करते उसी में मेरी कास्टिंग प्रोसेस चालू हो गई। मुझे लगा कि इनका रिस्पॉन्स इस कैरेक्टर के लिए ज्यादा अच्छा है, इनका रिस्पॉन्स इस कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने एक बहुत छोटा सा कन्वर्सेशन किया, कोई वर्कशॉप भी नहीं किया है। और मैं एकदम चाह रहा था कि स्पॉन्टेनियस जो एक फीलिंग होती है रियल लाइफ में, ऑन स्क्रीन में क्या होता है कि मैंने वो फिल्म की है जो मैंने कहा जर्मन के, उसमें हर चीज बहुत ही ग्रामेटिकली है। ये एक्सपेरिमेंटल करने के पीछे ये रीजन था कि मैं एकदम वो चाहूँ कि स्पॉन्टेनियस, जैसे जो क्वेश्चन आपका है और मेरा आंसर है, ये प्री प्लान नहीं है वैसे। तो यहाँ कुछ अलग बात होने के चांसेस हैं, जहाँ पे अगर आपको भी पता है क्या क्वेश्चन करना है, मुझे भी पता है क्या जवाब देना है, तो उसके बीच में कोई नई घटना नहीं होती है। तो वो मुझे नई घटना की तलाश थी, इसीलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मनोज जी, आपका जो है राइट ने लिखा था आइस केक राइड चेंजेस लाइफ जी, तो ट्रेलर में हम लोग को ऐसा मतलब समझने नहीं आया। जो बाइकर्स हैं आपके, सो इट इज अ वेरी एडवेंचरस एंड स्पीति वैली पे जा रहे हैं। सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस यू फेस एज जो आपके सिनेमाटोग्राफर हैं, जब आप तो रॉयल्टी शूट्स पे शूट कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस रहा आपके? जी, चैलेंजेस तो रियली मतलब शुरू हो जाता है हमारा नाकों से। एक तो हाई एल्टीट्यूड था, ऑक्सीजन बहुत लो था। फर्स्ट डे आधे लोग अनअवेयर थे, जो राइडर उनको पता था कि यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ऐसा होता है। तो चैलेंजेस था कि पहले ही दिन हमको लगा कि हमें सबको
ब्लीडिंग हो रही, पहली बात हाई एल्टीट्यूड की वजह से। सेकेंड चैलेंजेस था कि वो रोड बहुत ही नैरो थे, बाइक को हमको लेके जाना था। ब्लैक आइस वहां होती है जो शीशे जैसे चमकती है, मतलब आप अगर उस पर लेके जा रहे हैं बाइक, अगर कोई अननोन है, अगर राइडर नहीं होते तो वहां ले जाना संभव नहीं था बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत ही अलग चैलेंजेस पर तोड़ करके, कभी व्हील में रस्सी बांध के, बहुत तरीकों से उसको उन्होंने ले गए। उसके अलावा भी एक होता है हाई एल्टीट्यूड पे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। आप अगर जो भी इमोशन ट्रिगर हो जाता है आपको, अगर आपका कैरेक्टर एंगर का है लेकिन आपको उस समय इमोशन ट्रिगर हो गया कोई लव का या कोई मेमोरी का, तो आप वो कैरेक्टर में जा ही नहीं पाते हैं बेसिकली, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड इमोशंस ट्रिगर होता है बॉडी के अंदर और बहुत नेचुरल है। तो वो हमने बहुत फेस किया ड्यूरिंग द शूट। और उसके अलावा छोटे छोटे चैलेंजेस थे रहने के, खाने के, क्योंकि हमने हाईएस्ट जो शूट के 18,000 फीट पे शूट किया बेसिकली, और वो सबसे चैलेंजिंग था वहां तक पहुंचना, शूट करना। और इसमें 4 लोकेशंस कवर हैं, जो हाईएस्ट ब्रिज है इन वर्ल्ड का, हाईएस्ट पेट्रोल पंप है वर्ल्ड का, हाईएस्ट विलेज है, और पोस्ट ऑफिस जो है कि मैं उसके पास हम जाके शूट किए। एग्जैक्टली पोस्ट ऑफिस हमारे लोकेशन में नहीं है, बट उसके आसपास हमने सारा शूट किया। तो 4 हाईएस्ट पीक पे हम जाकर के इस फिल्म को शूट किए। चैलेंजेस ही हमको एडवेंचर में कन्वर्ट किया बेसिकली। प्लीज आप कुछ पूछ रहे थे, सर आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे? हाँ सर, बिल्कुल। सर 12 राइडर्स हैं, जी। तो स्टोरी के अंदर ये 12 राइडर्स आपस में पहले से एक दूसरे को जानते हैं, या फिर ये जो कारवां शुरू हुआ एक दूसरे के साथ जो लोग जुड़े और ये 12 राइडर्स एक कहानी को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से है? नाइस। एक्चुअल में सारे नहीं जानते थे एक दूसरे को, मतलब राइडर कम्युनिटी है तो एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहते हैं सारे के सारे लोग। इसमें इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनका अगला मोमेंट क्या है और क्या होने वाला है। तो हमने जब जर्नी शुरू की थी तो इनको ब्रीफ, सर कुछ शॉर्ट जर्नी की ब्रीफ मिलती थी, कैरेक्टर की ब्रीफ भी इनको प्रॉपर नहीं होती थी, वो डेवलप किया जाता था। तो यही चीज इस फिल्म को अलग करती है, क्योंकि ये फिल्म जर्नी के पैरेलल डेवलप की गई। इस फिल्म में मैंने ये टाइटल अपना क्रेडिट लिखा नहीं है कि ये स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग, क्रेडिट ही नहीं लिखा है, बिकॉज ये डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द शूट एंड स्टोरी इज कंप्लीटली डिफाइंड इन द ब्रीफ। बट this is big challenge for me and for them also, because they cannot, if you are not a trained actor, you cannot remember the script. So that is the biggest challenge, how you can going to convey to your scenes and shots basically. तो मैंने इसे इस फॉर्मेट में फिर शूट करने का डिसाइड किया कि मैं उनको उतना ही डेवलप करके बताऊंगा जितना रिक्वायरमेंट है सीन का। सर टाइटल की अगर हम बात करें, आइस स्केट इंग्लिश मूवी से इंस्पायर्ड लगता है कई बार देखने में, सुनने में, तो किस तरह से टाइटल आपने डिसाइड किया, किसका नाम रखा जाएगा द आइस स्केट? जी, आइस केक बेसिकली फिल्म का जो सेंट्रल आइडिया वो 2 कहानी पे बेस्ड है। एक तो ये है कि एक सन जो है अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो हरियाणा के गांव से बिलोंग करने वाला एक फादर है, उसका सन है। फादर कभी जिंदगी में बर्फ नहीं देखा था, तो उसको ऐसा था कि मैं बर्फ देखूं। तो सन ने उसे राइडिंग सिखा करके, क्योंकि उसे उसका बर्थडे उसको सेलिब्रेट करना था हिमालय पे भी, बिकॉज सन इज द राइडर। तो उसने फादर को ले जा करके वहां पे टॉप पीक पे, उसका मोटो था कि अपने फादर का मैं हाईएस्ट टॉप पीक पे ले जा करके अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और उस बर्थडे आइस का केक बनाऊंगा। दैट इज द आइडिया कि मैं उसके आइस का केक बनाऊंगा। इसलिए वो पूरी जर्नी में लेके जाता है। 6 शुरू करते हैं जर्नी, बीच में 6 नए राइडर्स, अलग अलग राइडर्स उनको जुड़ जाते हैं, और उनके जुड़ने से जो चैलेंजेस आते हैं उसमें कोई ड्रग्स एडिक्टेड है, कोई जो है ऐसे ही चोर है, कोई जो है ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए गया, कोई फोटोग्राफर है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो जुड़ते जाते हैं और कहानी को वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे कहानी अपने कंप्लीशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और ये राइड करने के पीछे का जो मकसद है राइडर का, वो सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक नया स्टाइल है इस कैरेक्टर का, जो रिंकू सरन का कैरेक्टर है इसमें, उसका, और सारे नाम जितने हैं वो ओरिजिनल है, कोई भी नाम बदले नहीं गए फिल्म में, जिसमें रियल लाइफ में जिसका जो नाम है वही नाम है बेसिकली। तो इसके एक नया स्टाइल है
रिहैब का, मतलब ड्रग रिहैब का एक नया स्टाइल है जिसमें राइड करके ड्रग एडिक्टेड का ड्रग छुड़ाता है। पूरी कहानी में ये चीज पैरेलली चल रही है, इसलिए 6 राइडर शुरू करते हैं, वो ऑलरेडी ड्रग से बाहर हो चुके हैं और बाकी लोगों को ड्रग एडिक्शन से राइड करके वो ड्रग्स से एडिक्शन छुड़ाता है उसका। तो क्या आप ये समझे कि इस फिल्म का ये संदेश है कि भी जो आप नशा कर रहे हो, नशे के विरोध भी इस तरह से? जी, उसमें पूरी फिल्म में धीरे समझ में आया था कि नशा जो है ना वो छोटा है बेसिकली, बाकी जो नेचर है, जो एक फ्रेंडशिप है, ब्रदरहुड का जो फीलिंग है, जो राइडिंग है, मशीन ड्राइविंग है, ये बहुत बड़ा नशा है। वो राइडर्स को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है, तो नशा से धीरे धीरे वो आउट होना शुरू करता है बेसिकली। ये आइडिया सवाल है, आप मुख्य भूमिका के अंदर हैं, ताऊ का किरदार निभा रहे हैं और आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको हाई पीक पर ले जाया जा रहा है। आपका स्ट्रॉन्ग एक डायलॉग भी सुनने को आता है कि अब ये जो पूरी जर्नी है पूरी होकर रही, तो ऐसे क्योंकि एक हरियाणा का एक बैकग्राउंड से आपको दिखाया गया है, या वो वाला कैरेक्टर किस तरह से सबको होल्ड करेगा? ये एक्चुअली बाप बेटे के बीच की एक कहानी है, जो दोनों का आपस में जो एक बॉन्डिंग है जो बाप और बेटे की है। बेटा बाप को किसी भी तरीके से मना के पिक्चर में जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगी कि कैसे उसको एग्री करता है कि मेरे साथ चलो आप, मैं आपको बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। जब आधे रास्ते में पहुंच जाती है, पिताजी भी उसको बाप भी पहुंच जाता है, तो अचानक से एक इंसिडेंट होता है कि जिससे उसको एक्सीडेंट हो जाता है उसका। उसके बाद जब पिता का अंदर से उसका पिता जानता है कि बेटा कोई बात नहीं, तू गाया है, टेंशन ना ले, ये करनी अब मेरी जिम्मेवारी है, तो तेरा सपना था उसको मैं पूरा कर दूंगा। तो सर आप क्या खुद भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं? क्योंकि एक्चुअली मैं बाहरी दिल्ली से सेक्टर द्वारका 26 से बिलोंग करता हूँ, गांव का ही हूँ रहने वाला, तो हरियाणा में ही कॉन्टेक्ट है, हरियाणा से ही टच में रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको समझ में भी आ रहा हो कि हाँ हरियाणवी है, ठीक है, तो ऐसा पर्टिकुलर मैं हरियाणा का नहीं हूँ, दिल्ली। सर आपसे भी सवाल है, आपने गाने लिखे हैं मूवी के लिए, रोमांटिक सॉन्ग लिखना कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इस तरह की जो इंस्पायर करने वाली मूवीज होती हैं उसके लिए जब हम कुछ लिखते हैं तो उसके लिए सोच, एक माहौल, सब कुछ अलग चाहिए होता है। किस तरह से आपने गानों का चयन किया है, शब्दों का चयन किया और गाने लिखने का? एक्चुअली फिल्म में जो गाने हैं वो डायरेक्टर्स के ड्रीम्स को शब्द देना होता है, या कभी कभी पूरी फिल्म की थीम को बोलना होता है। तो वास्तव में गाना लिखना तो डायरेक्टर की सोच को समझना, और वो 10% अगर मैं कर रहा है लिखने के लिए तो 10% हमें वापस दे देना होता है। तो आप इसका सारा क्रेडिट जाता है मनोज मौर्य को, और स्वतंत्र रूप से मैं कविताएं लिखता हूँ। सिनेमा पर मेरी किताब है भारतीय सिनेमा सिद्धांत नाम से। 10-15 साल से एक आंदोलन चला रहा हूँ गुरिल्ला सिनेमा, जिससे दुनिया इंस्पायर हुई है। ये फिल्म भी गुरिल्ला सिनेमा के भीतर ही आती है कि बिल्कुल नया लोकेशन, नए चेहरे, नई कहानी, वही की कहानी, वही से फाइनेंस और वही से फिल्म बनाएंगे। साथ ही हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, खासतौर पर अपने पत्रकार मित्रों के लिए, इंडियन सिंप्लिसिटी। हमें सिनेमा में, जैसे जो हमारा सिनेमा कमर्शियल सिनेमा है, वो इतना ज्यादा हमारी जिंदगी से दूर हो गया है कि हम सिनेमा देखते हैं और हम जिंदगी देखते हैं, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता है। वैसी लड़कियां जैसे हम समाज में देखते हैं वैसी सिनेमा में नहीं दिखती, वैसे अभिभावक नहीं दिखाई देते, वैसे परिवार नहीं दिखाई देते। हमारे परिवार में ताऊ जैसे लोग दिखाई देते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग दिखाई देते हैं जैसे इस फिल्म में। तो एक मैं ये चाहूंगा और हमारी कोशिश है कि हम ऐसा सिनेमा बना पाए जो हमारी संस्कृति के नजदीक हो, हमारी संस्कृति को एक्सप्लोर करें। जैसे ईरान की पहचान ईरानी सिनेमा से होती है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। एक ऑस्ट्रिया का मेरा दोस्त, उसकी बहन आई मिलने के लिए मुंबई में, और आते ही वो एक कमर्शियल फिल्म दिखाने के लिए ले गया। कमर्शियल फिल्म देख के वो बाहर निकली तो उसने पूछा कि क्या इंडियन लोग ऐसे ही रहते हैं? तो उसके भाई ने कहा नहीं, ऐसे नहीं रहते। तो उसने कहा कि दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी मुझको मत दिखा। ठीक है, पूरा सिनेमा एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर घटित होता है। सिनेमा अपने आप में एक विश्व भाषा है, आप बिना शब्दों के भी उसको समझते हैं। तो सिनेमा जब भी बनना चाहिए उसको विश्व प्लेटफॉर्म पर देखना चाहिए। आइस केज जैसी फिल्म को हम विश्व सिनेमा में ले जाकर कर सकते हैं कि ये सिनेमा सिर्फ हिंदुस्तान में बन सकता है, क्योंकि इसमें चेहरे हिंदुस्तानी है, कहानी हिंदुस्तानी है, इमोशंस हिंदुस्तानी है, गाना हिंदुस्तानी है, सारे शब्द, सारी बातें, और कैमरा और बाकी चीजें तो कभी हिंदुस्तानी नहीं हुआ। अभी तक हम लोग कैमरा नहीं बना पाए,
मोबाइल नहीं बना पाए तो उसकी बात अलग है। तो कोशिश ये है कि इस तरह का सिनेमा है जो हमारे जीवन के नजदीक हो और मुझे और भी गाने लिखने का मौका मिले भाई, और भी दूसरे तरह के मौके मिले, मैं भी अगली फिल्म में एक्टिंग करूं। टोटल कितने गाने दिए सर आपने? मैंने इस फिल्म में एक गाना लिखा है, टाइटल सॉन्ग जो इसका है ऊर्जा पंख प्रसाद का, और बाकी के 2 गाने 2 और गीतकारों ने लिखे हैं और म्यूजिक 2 लोगों ने किए हैं, गाने की अलग की है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोहित जी ने किया है। मतलब एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया है मनोज जी के साथ। इज अ वेरी लवली पर्सन, ये जानते हैं कि लोगों को जोड़ के कैसे रखना है और ये प्यार ही प्यार है, तो ये प्यार बांट रहे हैं। मनोज जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कॉन्फ्रेंस शो होते ओटी के लिए ट्राई कर रहे हैं जी जो हमने ट्रेलर देखा है जी जी के बारे में जिज्ञासा है जी जी 32 साल से मैं रिव्यू कर रहा हूं जी 32 years। जी। तो मुझे लगता है कि फिल्म काफी थिएटर के लिए फिट है और मैं ये फिल्म आप अक्सर करवाएंगे पहले से मन है कि मैं इसको उस पे ही देखा। नहीं सर, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी। मैं थोड़ा इसे 6 महीना देना चाहता हूँ, एटलीस्ट पैरेलल मेरी एक्सरसाइज चलेगी। फिल्म कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे कुछ फेस्टिवल सनडांस एंड बर्लिन, वो पहले भी मेरी एक फिल्म जा रही है वहां पे, तो मैंने सोचा इस फिल्म को पैरेलली मैं थोड़ा होल्ड करूं, इमीडिएटली रिलीज ना करके तुरंत इसे थोड़ा फेस्टिवल में ले लूं और पैरेलल बात करूं और आप इंस्पायरिंग बात कहें, क्योंकि मैं सोच तो रहा हूं थिएटर में रिलीज करने के लिए, लेकिन ओटीटी की तरफ से डिमांड बहुत ज्यादा है कि आप दे दो मुझे, तो मैं अभी डिसीजन लिया नहीं हूँ उनसे। सर ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 hour 30 minutes 90। जी। So what about the reality and what about the fiction? How does fiction attach to it? So, ma'am, fiction in the film is like you can say in the life the way we react. Sometimes we behave with some guest like we are very gentleman, and just before we slap our kid. That is the reality. But when some guests entered, we behave like no, everything is fine. So I did a fiction in like that only. Absolutely. Otherwise, generally it's the reality. Yeah, all reality. That's why I have kept it the name of the all character as it is, because I don't want to like pronounce some other name, so they cannot connect with the skin of the character. So, and this is the development process. That's why I have told you, I have started this film from the India Gate. And we have reached Spiti Valley on the top. This is the absolutely evolved process. Evolved process for the actor, evolved process even for me to understand what I want to say and what I am saying. So I was ready for every changes in my script, my thought, my challenges. So that's why otherwise it's not possible, because you cannot find a single shot in the repeat location. So each scene have might be the shot is repeat, but not the scene. Each scene have a new location in front. फिल्म बाइकर के कुछ स्टंट वगैरह देखने को मिले? सर, जो एक्चुअली आपने टर्म अच्छा किया, बेसिकली बाइकर स्टंट करते हैं, राइडर जो है स्टंट नहीं करते। राइडर एक डिसिप्लिन राइड करते हैं, जिसमें वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, रोड सेफ्टी से लेकर के एवरीथिंग। बिकॉज क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम अंदर गए तो बहुत सारे आर्मी के ऐसे लोग भी रुक करके जिस रिस्पेक्ट से राइडर से मिलते हैं, वो नॉर्मल सिविलियन से नहीं मिलते हैं ऐसे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दे आर ऑल्सो डूइंग द रियली गुड कॉज। तो ये स्टंट फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ डेंजरस पॉइंट हैं जहां से बचने के लिए जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो हमने उसमें इंटरप्रेट किया। सर आपने कहा ये एक रियल स्टोरी है, तो किसकी स्टोरी से आप इंस्पायर्ड हैं जिसको लेकर आपने ये कहानी लिखी? जी, इसमें कई सारे टुकड़े में स्टोरी, बहुत सारे राइडर्स, कुछ कैरेक्टर्स वाइज जो डेवलप हुआ है। बहुत रिसेंटली मैंने जब एक न्यूज देखा सोशल मीडिया पे कि एक राइडर है जिसका पर्पस ही, वो राइडर है नहीं, वो एक्चुअल में चोर है, जिसका पर्पस है कि वो किसी को भी कहीं से भी लूट लेता है या वो खाने पीने की चीजें नॉर्मली। और वो फिर मुझे कैरेक्टर लगा कि नहीं, ये है राइडर्स के लाइफ में कोई ऐसा है जो हर दूसरे को हेल्प करता रहता है। वो उस तरह की कहानियां भी मेरे सामने आई। कोई ऐसा है जो बीच रास्ते से भी लौट जाता है, मतलब वो पूरी राइड का प्लान किया कि उसको जाना है कहीं एक डेस्टिनेशन पे, तो इन बिटवीन वो कहीं ना कहीं बीच में से टर्न हो जाता है।
तो ये कम से कम 8-10 राइडर्स की कुछ लाइफ्स थी जो मुझे इंस्पायर कर रही थी, उसकी कुछ घटनाएं, इसलिए मैंने रियल इवेंट्स लिखा। तो रियल इवेंट्स कुछ मुझे बहुत इंस्पायर किए थे, जो कैरेक्टर मुझे डिजाइन करने में और उसे कंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प मिली थी, और उसको मैंने बेस बना करके इस कहानी को मैंने आगे प्रोसीड किया था। सर, आपने बताया कि प्रोसेस एंड मेकिंग में बहुत चैलेंजेस थे जिन्हें आपने कोप अप किया। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था जो आपको एक स्टेज पे लग रहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, एंड देन आल्सो यू स्टूड अबाउट इमोशनल ट्रॉमा एक्चुअली। हाँ, वो हाई एल्टीट्यूड पे जो मैंने कहा है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। एक सिचुएशन ऐसा था कि मतलब जिसमें 2-3 लोग रोने लगे। रोने का सीन नहीं था, लेकिन इंसिडेंट ऐसा हुआ, और अगला सीन जो है वो हैप्पी सीन है, लेकिन वो क्यों रो रहे हैं उनको भी नहीं पता है, और उनको देख के 1-2 लोग और रोने लगे, उसमें मैं भी था। तो इस तरह से जो इमोशनल ट्रॉमा था वो हाई एल्टीट्यूड का, क्योंकि जो मैदानों में रहते हैं उनको बहुत कम लोग ऐसे जाते भी उस हाइट पे, और उस हाइट पे जाने के बाद आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, ब्लीडिंग होती है बहुत सारे नोट्स से, और ऐसे ऑक्सीजन लो होती है। तो ये सब सारे जो चैलेंजेस थे ये बहुत इंटरेस्टिंग भी थे। धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो गए इस चैलेंजेस के। आप कुछ पूछ रहे? सर, जैसे माउंटेन्स में शूट करना काफी डिफिकल्ट होता है, टेम्परेचर भी लो था, नैरो स्ट्रीट्स थी, तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। और एक सवाल और है कि दिल्ली टू स्पीति वैली, हाँ, क्यों लोकेशन चुना गया? कुछ स्पेशल इंसिडेंट वहाँ पे शूट किया गया या कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट? आपको पहले से पता था कि जो ये टेरेन है ये बहुत ही टफ है। जिन्होंने, जो राइडर्स हैं, जो जिसमें क्षितिज और इनको ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था कि हम किस रूट से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो हमने मैक्सिमम चैलेंजेस रूट ही चूज किया। उसके पीछे रीजन था कि अगर हम प्लेन से राइड करके कहीं पहुंच जाते तो उससे कुछ भी हम कहानी को हमारे बेनिफिट नहीं थे, इसलिए हमने इस रास्ते को चूज किया। और जर्नी एक राइडर की चल रही है, क्योंकि वो एक वन लाइनर स्टोरी में है कि उसको अपने फादर को हिमालय तक ले जाना है। अब उसको ले जाने में जो चैलेंजेस है वही सारी चैलेंजेस फिल्म है बेसिकली, कि किस तरह के चैलेंजेस। जी, केवल राइड केस है या इसमें लव स्टोरी भी है? सर, इसमें लाइफ के सारे इमोशन है। इसमें लाइफ के सारे, इसमें लव स्टोरी है, इसमें मतलब कह सकते हैं कि हैट्रेड भी है, लव भी है, केयर भी है, सब कुछ, मतलब इमोशंस, आपके सारे इमोशंस मिलेंगे। ऑलमोस्ट 9 रस है फिल्म में बेसिकली, मनोज जी, रस तो 9 है पूरा। I've got 3 questions. जी, हीरोइन, हाथ उठाओ। हीरोइन साहिबा डिड द, और उसके बगल में डिम्पल एंड मोनी, ये 3 फीमेल्स। अभी मैं सबके लिए क्वेश्चन ओपन करूंगा, जब आप लोग बोलेंगे मैं सबको आगे बुला दूंगा, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। So I have 3 questions for you. फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने भी बाइक राइड करा, और जो बाइक्स हैं कौन सी मॉडल्स ऑफ बाइक्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर्स, माइल्स डिड you clock, you know, so are you going to be in the some record book, because ये सब adventure is going to be recorded by some people? जी, मैंने बहुत कम राइड की, जितना, क्योंकि शूट पे क्रू बहुत छोटा था हमारा, तो हम मैनेज करके चल रहे थे, पीछे बैठ के ऐसे करके, और उसे मतलब किसी भी राइडर के साथ बैठ गए, इस तरह से क्रू भी ऐसे चला, सामान अलग अलग आ रहा था, तो इस तरह से हम राइड मैंने बहुत कम की है, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको पॉप अप करना था। मेरे राइडर इतने एक्यूट थे कि हम बैठ जाते थे उनके साथ। सेकंड, हमने इसमें रॉयल एनफील्ड की 5 मॉडल यूज की है और एक एवेंजर यूज किया है, जिसमें अलग अलग है, हिमालयन है, डेजर्ट है, और थंडरबर्ड है, और क्लासिक, हाँ, या एंड आइस केक जो है, वर्ल्ड ओवर सब लोग मूवी नहीं देख पाते हैं, तो दे रीड द बुक्स, तो क्या आप इसको बुक में, आर यू सेलिंग द राइट्स फॉर द बुक? अच्छा, आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया। मेरे मन में नहीं था ये, लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि एक ट्रिप का बुक है बेसिकली। इट्स अ ट्रिप ऑफ इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी एंड यू कैन से लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ द लाइफ। जो ट्रिविया है इस फिल्म का, वो फिल्म से बड़ी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ट्रिविया इज एब्सोल्युटली इन द जर्नी, इट्स रियली हिलेरियस।
कहीं ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कभी जब ये फिल्म फाइनली एक बार फिर हम मिलेंगे, फिल्म को लेके फिर से मैं आऊंगा, तब उसको पूरा ओपन करेंगे हम लोग। वो उसमें कुछ बहुत अलग सी बातें हुई हैं जो ड्यूरिंग द शूट। And there was no emergencies required. We had all the kits and everything. Every rider had this kind of facilities every time. हमने हमारी प्लानिंग थी कि हम एम्बुलेंस लेके, एम्बुलेंस जाएगा कहाँ वहां पर, पॉसिबल नहीं था, इसलिए फर्स्ट एड हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ था और इसमें सारे लोग एक थे। इस फिल्म में जनरली क्या होता है कि बाकी फिल्मों में क्रू इज डिफरेंट, एक्टर इज टोटली डिफरेंट, बट यहाँ पे एक्टर भी क्रू था और सब लोग मतलब एक फिल्म को एक यूनाइट होकर के, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मतलब मिनिमलिज्म, मतलब एक बहुत अपनी कहानी कहने के लिए जो उन्होंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही थी कि भाई अभी हमको जैसे आई एम पेंटर, पहले मैं पेंटर हूं, अभी फिल्म मेकिंग में मैं आया हूं, तो जो भी मैंने आर्ट भी बनाया है मैंने कोशिश किया है कि वो बहुत ही मेरा सररियलिज्म इज द माय जॉनर, बट सररियलिज्म में रियलिज्म इज द अपर पार्ट ऑलवेज। तो जब सिनेमा भी मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि इसे बहुत ही नजदीक रखा जाए, जिससे कनेक्शंस लोगों का एकदम सुपरफिशियल ना हो जाए। जैसे अभी वो जमाना गया एंटरटेनमेंट। टॉम हैंक्स बहुत अच्छी बात कहते हैं इसी पे कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इवॉल्व। तो ये तीन चीजों का होना सिनेमा में जरूरी है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैंने कोशिश हमेशा करता हूं कि मेरे इवन द जर्मन फिल्म ऑल्सो, वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बेस्ड फिल्म है, काफी बड़ी सिम्फनी के ऊपर फिल्म है वो, तो उसमें भी मैंने कोशिश किया है और पीपल सेड इन द जर्मनी कि ये थोड़ी इंडियन लगती है, मुझे बोला लगनी नहीं चाहिए तो इसमें भी वो मैंने कोशिश किया है पूरा। फिल्म में जो रोल किया है दो लोग जी, मेल दो फीमेल बुला लेते हैं। हाँ, मैं एक बात करता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। एक क्वेश्चन, प्लीज राइटर्स एंड एक्टर प्लीज कम, आप यहाँ स्पेस ले लीजिए। मैजिक मैन, VIP, सैंडी प्लीज कम। यस मेहंदी रत्ता, ज्ञानी बाबा, हिज द स्क्रीन नेम इज ज्ञानी बाबा क्योंकि ज्ञान बहुत बांटते हैं। डिम्पल प्लीज, प्लीज कम, कहीं पे भी आ जाओ आप लोग। साहिबा, मौनी, क्षतेज, RSDP, आप माइक आपस में बांट लिया करो, आप कुछ भी क्वेश्चन ओपन करिए प्लीज। मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए इनसे। So the first question goes to मैम जो पैराशूट टाइप की ड्रेस में है, ग्रीन। So you can, मैम थोड़ा बताइए अपने about yourself. हेलो, How long you, कब से आप राइडर हैं and how was this मैं experience? पिछले 7 साल से राइडर हूँ और अगर इस फिल्म के बारे में आपका दूसरा सवाल है वो फिर मैं उसी तरह से नहीं, how was the movie? जैसे आप you've been cast in the movie. So 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमारी मूवी आई है एंड वी ऑल वर वेरी मच एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच मनोज सर एंड पूरी टीम के लिए शुक्रिया। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन निकल के आई है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस मूवी में हम है, यही हमारी मूवी है, बल्कि इसलिए कि अगर बीइंग अ फीमेल मैं आपसे बात करूं, मैं हूँ साहिबा एंड मोनिशा, तो जब भी हम लोग राइड करते हैं और बड़ी बड़ी बाइक्स लेके रोड पे उतरते हैं तो ज्यादातर लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये बाइक आप चलाते हो, ये आप चला के लेके आए हो। तो हंसी मजाक की बात अलग है, तो बार बार जवाब देते रहते, जब थक जाते हैं तो मैं अक्सर उन्हें जवाब देती हूँ कि नहीं, एक्चुअली वी डोंट राइड दीज बाइक्स, सो व्हाट वी डू, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने कंधे पे उठा के इन बाइक्स को और उस लोकेशन तक लेके जाते हैं, फिर वहाँ फोटोज कराते हैं, इवेंट करते हैं, फिर कंधे पे वापस उठा के घर पे ले आते हैं। तो वी डोंट राइड दीज बाइक्स। तो उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हमारा जवाब सरकाज़म है। लेकिन जब इस मूवी में आप हमें बाइक चलाते हुए देखेंगे तो हम रियल लाइफ से आपको थोड़ा सा अलग नजर आएंगे और जब आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको वो जो अलग नजरिया है वो आपको अपना बदलना भी पड़ेगा। एंड मैं ये सच में रिटर्न में लिख के आपको दे सकती हूँ कि आप अपना नजरिया बदलेंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल को
जजिंग एनीवन की फीमेल को इस नजर से देखा जाता है या उस नजर से देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से कास्ट किया गया है 9 मेल एंड 3 फीमेल्स, पहले तो यही शायद सुन के लोग बहुत ज्यादा अचंभित रह जाते होंगे कि दिल्ली से स्पीति, और जब आप मूवी देखेंगे तो वहां की जो स्ट्रगल है, हमारा आइस पे भी हमने बाइक चलाई है, ब्लैक आइस जहाँ पे आपके पहिए सिर्फ स्किड करते हैं, यू कैन नॉट यूज ब्रेक, यू कैन नॉट यूज द थ्रॉटल, यू कैन नॉट यूज द क्लच, तो हमें फिर भी इन सबका सहारा लेना पड़ता है। तो अगर मैं मूवी की बात करूं तो आई रियली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये स्ट्रगल है, ये हर इंसान की रियल लाइफ की कहानी है। वहां पे अभी मेरे किसी दोस्त ने सवाल पूछा था कि इसमें कितना पिक्चर है और कितना रियलिटी है, तो ये आज बहुत सारे सवाल हुए, प्रीमियर पे भी सवाल हुए, लेकिन ये सवाल पहला था। मैंने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि शायद कोई ये सवाल भी पूछेगा, क्योंकि फिक्शन के नाम पे तो 3 साल हो गए हमें इंतजार करते करते मूवी को। एक सीन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां फिक्शन हो, कोई फिक्शन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी। और जब आप मूवी देखेंगे तो शायद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू, रियली थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा आपके रोल किरदार किस तरह रोल मेरा, मैं अपने बारे में बताया था, मेरा लिगामेंट टूटा हुआ था, मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि आपने नहीं जाना। मेरा चलते चलते पैर डिस्लोकेट हो जाता था, मैं गिर जाता था, और मैंने फिर भी राइड करी। इसके लिए मेरे को रिंकू भाई ने और मेरी वाइफ ने मोटिवेट। आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बता दें, कैसा रहा आपका, किस तरीके से? हेलो, सो आई वॉज द यंगेस्ट वन जो इस पूरी टीम में, इस पूरे क्रू में वहाँ पे राइड करने आई थी। तो जितने भी सीन्स अगर आप देखोगे मूवी के या ट्रेलर के, और आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसे सीन्स देखे हैं जो 4 लोगों का सीन है और बाकी क्रू नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा सारा क्रू उस स्पॉट पे होता था, हम सब वहाँ पे सेम वेदर और सारे एक्सपीरियंसेस को फील करते थे। किसी का शॉट चल रहा है तो बाकी लोग भी वहीं होते थे। सो वो सब आपको दिखेगा हमारी नाक जली हुई है, हमारे स्किन रेड हो रखे हैं, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं हम वैसे दिखने ही शुरू हो गए थे। अभी जैसे हम दिखते हैं हम वैसे नहीं दिख रहे थे उस मूवी में। एल्टीट्यूड का भी असर था हम पे एल्टीट्यूड का भी असर था हम पे। तो इट वाज सो रियल दैट आवर बॉडीज वर अलाइंड टू द क्लाइमेट वेयर वी वर गोइंग, एंड जो हमने स्ट्रगल किया, जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए, तो सारी क्रू एक ही चीज को सबको सेम एक्सपीरियंस मिलता था। ऐसा नहीं है जो मतलब टीम में है वो बाकी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सबके लिए था। और बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था सर के साथ शूट करने का। एंड हमारी पूरी क्रू इज लाइक, आई कैन से दे कैन नॉट बी अ वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम 12 लोग साथ गए थे। आप कब से राइड कर रही हैं? यू राइडिंग सिंस व्हेन? I have started riding जब मेरा लाइसेंस बना था। तो कब? like I started at the age of 18 and I'm 25 now, so it's been 7 years. Who inspired you to? It's my family, और मैं कुछ चेंज भी करना चाहती थी। That being people think एक इशू आता है गर्ल और बॉय का, और उसके बाद भी बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो हम फेस करते हैं। आपकी बॉडी टाइप कह लो, आपका कुछ भी कह लो, कि अगर मेरे लिए देखा जाए कि किसी ने बोला कि ये बाइक चलाती है, तो उनके दिमाग में पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये लड़की है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी बॉडी टाइप पे ये बाइक चला पाती है कि नहीं। सो आई राइड हिमालयन जो मेरी हाइट के आसपास आती है, बट इट डजंट मैटर कि आप कौन सी बाइक चलाते हो या आप क्या करते हो, इट्स जस्ट योर पैशन फॉर इट। मैंने बाइक सीखी, मैं गिरी, सब कुछ। उसके बाद इस मूवी से पहले मेरा स्पीति वैली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी है, बीइंग द यंगेस्ट फीमेल राइडर जिसने वो एडवेंचरस सर्किट कंप्लीट किया था। सो यस, आई वाज देयर। उस स्पीति वैली को मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी पहले कैसा है। बट एक चीज है कि हम जब एक सीजन टाइमिंग होता है, जब जाना वहाँ पे सेफ होता है, हम उस टाइमिंग में नहीं गए थे। हम उसके बाद गए थे जब इट वॉज वेरी स्नोई एंड वहाँ पे वाटर भी फ्रीज हो गया था। तो हमारे टॉयलेट्स में भी पानी नहीं था, हमें गर्म करके या कुछ और
ऑल्टरनेट्स यूज करने पड़ते थे। बट द थिंग इज कि हम उससे भी खराब वेदर में गए थे, जिस वेदर में नॉर्मल टूरिस्ट जाता है, उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं था। इट्स जस्ट अस शूटिंग इन द बैक। एंड यू आर एबल टू चेंज योर टायर्स अगर जरूरत पड़ी, सपोज आप हमारे लोग पास सारा मैकेनिक्स इक्विपमेंट्स थे। नहीं, अगर आप अकेले जा रहे हैं देन वुड यू बी एबल टू रिपेयर योर बाइक अगर आप कहीं फंस गई तो हम नेचुरल लोकल ऑल्टरनेट्स यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, हम एक क्लिप से, हिक्किम की क्लिप से अगर एक हिमालयन का टायर खराब हुआ था तो वो 4 घंटे नीचे गया था, वहाँ पे रिपेयर होके वो वापस ऊपर आया था, तब हमारा रिंग शूट हुआ था। सो हमने भी वहाँ की लोकल हेल्प यूज की है। इट्स बिन लाइक कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारी किड्स होती थी, राइडर्स के अपने अपने एक्सपीरियंस है, अपनी बाइक को वो जानते हैं क्या इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने वो सारे चीजों को हमने वहाँ पे रिपेयर भी किया है अपनी बाइक्स। एंड व्हाट स्पीड यू वर राइडिंग? स्पीड आई वुड से द मैक्सिमम स्पीड जिस पे आप जा पाई। Speed is not the right way to experience this ride, this kind of ride, क्योंकि ये हाईवे राइड नहीं थी, ये नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे राइड थी कि हम आप एक क्या कहना माउंटेन्स में आप स्पीड नहीं ले पाते। उस माउंटेन में बर्फ भी थी, फ्लशी था, मड था, एंड जब हम शायद निकलने लगे थे स्नो भी स्टार्ट हुई थी। सो यस, ब्लैक आइस, अगर हम सुबह के आवर्स में जाते हैं उस माउंटेन्स में तो वो जो बर्फ पिघलती है धूप में वो अगले दिन फ्रीज हो जाती है, तो इट वॉज वेरी स्लिपी। सो यस, my question, when the script was offered to you that you have been working with 12 boys, like both of you actresses, what was your reaction? mine is I'm okay with riding with any kind of demographics. I've been to rides where I was the only one and there was 80 male riders. So yes, I have my experiences, and एक राइड में ये नहीं देखा जाता कि ये मेल राइडर्स हैं वो हैं। I believe on the rides we feel the safest because जो भी हमारे companions होते हैं, riders होते हैं, they ride responsibly, they respect each other. So वहाँ ये demographic I would say it doesn't work. इसकी शूटिंग कहाँ पर रखी सर, इसकी शूटिंग कहाँ पर रखी जहाँ जहाँ राइड दिखाई इसमें लोग कुछ ऐसे जो है पल आपके यादगार रहे होंगे, आप हमेशा याद रखते हैं? ये दिल्ली से इंडिया गेट से लेके स्पीति वैली के बीच में कम से कम 30 लोकेशन, इसमें शिमला भी है, चंडीगढ़ भी है, नाको है, रैमरिक, काजा है, फिर उसके बाद ऊपर चले जाइए, मतलब चिचम है, ऑल लाइक बहुत जगह पे, सारा अभी तो याद नहीं मुझे, बट बहुत जगह पे शूट रही है। थोड़ा सा क्लोज आ जाए, एक फोटो हो जाए। हाँ, सारे लोग